नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कहा कि चुनाव के वक्त कर्ज माफी की जाती है, लेकिन उससे छोटे किसान को फायदा नहीं होता। पिछली फसल बीमा योजना बड़े किसानों के लिए थी, जो सिर्फ बैंक से लोन लेता था। यूरिया हो या कोई दूसरी योजना, पहले सभी योजनाओं का लाभ 2 हेक्टेयर से अधिक वाले किसानों को होता था। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद हमने कई परिवर्तन किए और फसल बीमा के दायरे को बढ़ा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए दिए गए। हमने करीब 1.25 करोड़ लोगों तक किसान क्रेडिट कार्ड को पहुंचाया। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना लागू की, 10 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमें तय करना होगा कि हम समस्या का हिस्सा बनेंगे या समाधान का माध्यम बनेंगे। राजनीति और राष्ट्रनीति में हमें किसी एक को चुनना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई। जो भी बताया गया वो आंदोलन को लेकर बताया गया, लेकिन मूल बात पर चर्चा नहीं हुई। लोकतंत्र पर जो लोग शक उठाते हैं, भारत की मूलभूत शक्ति पर जो शक उठाते हैं, उनको तो मैं विशेष आग्रह से कहूंगा कि इसको समझने का प्रयास करें। हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी और गाजीपुर के दौरे के बाद आजमगढ़ पहुंच चुके हैं। वे लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण और समीक्षा करने के लिए जिले में पहुंचे। इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के काम का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर में बनाए गए मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों के विकास के रास्ते खोलने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अप्रैल महीने में जनता के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। प्रयास है कि 31 मार्च तक मुख्य कैरिजवे को तैयार कर लिया जाए। प्रधानमंत्री स्वयं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरिजवे को जनता के लिए समर्पित करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की संभावनाओं की एक आशा की किरण है। आज से 2.5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। अनुमान करिए कि पिछले 2-2.5 वर्ष के दौरान पूरी तस्वीर आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होगी। यह आपके विकास की जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर पंख लगा करके विकास के साथ आप सबको जोड़ने का एक प्रयास है प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस दिशा से आज मैं स्वयं भी इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ गाजीपुर से ही चला हूं। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ होते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास ही वास्तव में हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जमीनों के मामले में जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के साथ ही भूमाफिया पर शिकंजा कसने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला कर लिया है। राजस्व विभाग ने इसको लेकर कमर कस ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में जमीनों को लेकर बढ़ते धोखाधड़ी के मामलों पर अब अंकुश लगेगा। सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर आवंटित कराने की प्रक्रिया और तेज कर दी है। राजस्व विभाग कृषि, आवासीय और व्यावसायिक भूमि को चिन्हित कर यूनिक आईडी नंबर जारी किए जा रहे हैं। चमोली में मची तबाही के बाद लगातार प्रशासन राहत कार्य में जुटा है और इस बीच चमोली जिला अधिकारी स्वाति भदौरिया ने कहा कि पुल टूटने से जो 13 गांव अलग हो गए, उनके लिए बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है और उन्हें राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हमारी मेडिकल टीम पहुंच चुकी है।
जो लोग अलग अलग पहाड़ों पर फंसे हुए हैं उनके लिए भी बचाव कार्य चल रहा है। यहाँ पे हमारा रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है और एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है और वो कई सारे अपने इक्विपमेंट्स भी लेकर आए हैं, तो उनके द्वारा भी ट्राई किया जा रहा है अंदर जाने के लिए। और इसके अलावा जो हमारे 13 गांव उधर के साइड में कट ऑफ हैं जिस ब्रिज टूटने से, उनका भी रेस्क्यू शुरू हो चुका है। उनको भी जो राहत सामग्री है वो पहुँचाई जा रही है, मेडिकल टीम भी हमारी पहुँच चुकी है। और जो इधर उधर कहीं पहाड़ पर भी लोग फंसे हैं उनको भी रेस्क्यू हेली के माध्यम से किया जा रहा है। क्या लग रहा है मैम कि जल्दी लोग फंसे हैं कि निकल पाएंगे जल्दी, कितना टाइम लगेगा, कुछ ऐसा कुछ पता चल पा रहा है? वो अभी एग्जैक्ट सूचना जब तक हमारे पास नंबर्स नहीं आ जाएंगे, जब तक हम उन लोगों से नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक ऑथेंटिक रूप से कहना मुश्किल। 339 दिन के बाद बिहार के स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई है। 8,000 सरकारी और 25,000 प्राइवेट स्कूल में 6ठी से ऊपर की पढ़ाई शुरू हुई है। महीनों बाद सुबह 9:30 बजे मिडिल स्कूल में क्लास की घंटी बजी। पहले दिन स्कूलों में ज्यादा चहल पहल नहीं दिख रही है। पटना के मैनपुरा स्थित मध्य विद्यालय में रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या 231 है, लेकिन आज बहुत ही कम आए। यहाँ बच्चों को पहले दिन ठंड रहने के बावजूद जमीन पर पढ़ाई करनी पड़ रही है। यहाँ बेंच 2005 में दी गई थी। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक सभी बेंच टूट चुकी है। इस वजह से बच्चों के लिए पहले दिन दरी की व्यवस्था की गई। बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल खुला है और मास्क पहन के आते हैं। और ये भी है कि एक दिन आना है और एक दिन नहीं आना है। और ऊपर से है कि अलग अलग बैठना है, सैनिटाइज करके मास्क लगाना है, सब चीज़ करके आना है। क्या नाम है आपका? सना परवीन। स्कूल खुला तो मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन और सब बच्चा आ नहीं रहा है और कोरोना हुआ है। बहुत मतलब लंबे इंतज़ार के बाद ये स्कूल खुला है, तो हम लोग का मतलब पढ़ाई भी मतलब पीछे का जो था हम लोग का नहीं हुआ है। और सब और क्या कहें। किस क्लास में हो? 7th क्लास में। कोविड के बाद जो स्कूल खुला, हम लोग तो स्कूल आते ही थे। वो जो DBTL से पैसा भेजने का था, चावल वितरण करने का था, ये सब हम लोग कर ही रहे थे। बच्चे के पेरेंट आ रहे थे, वो चावल और DBTL में उसमें अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था, वो सब तो हम लोग कर रहे थे लॉकडाउन में भी। उसके बाद जो स्कूल खुला है, नॉर्म है कि साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान देना है। सैनिटाइजर जो है सो बच्चे को हाथ हैंड वाश सैनिटाइज किया जाता है हैंड। उसके बाद जो है वो विद्यालय में हैंड वाश रखा हुआ है, उससे हैंड वाश करते हैं। साबुन जो है वो बच्चे यूज कर रहे हैं। आज फर्स्ट डे है तो हम लोग इसी नॉर्म के साथ स्कूल को खोले। हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश को बदनाम करने और उसमें विपक्ष का हाथ होने का आरोप लगाया, जिस पर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है जिसके काम ही, कृत्य ही, आंकड़े ही, हालात ही पूरी तरह स्पष्ट है, उसको कोई क्या बदनाम करेगा। पूरा देश का नौजवान यह जान चुका है कि यह सरकार निजीकरण के आग में ढकेलकर पूरे देश के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में ले जा रही है। भर्तियां नहीं है इस सरकार में। देश का किसान इस बात को लेकर चिंतित है कि ये जो कृषि कानून, काला कानून उनके ऊपर लागू किया है, देश के किसानों के साथ धोखा है, विश्वासघात है, उनकी जमीन को हड़पने की साजिश है। लगातार किसान आत्महत्या करने पर भी वैसे सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। देश के हालात धीरे धीरे गिरती हुई अर्थव्यवस्था के नाते बद से बदतर होती जा रही है। उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम वर्गीय परिवार निराश है, हताश है। सरकार के पास कोई योजना नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो अपने कृत्य हैं, जो अपने कार्य है, कार्यक्रम है, वही आपको आईना दिखाने के लिए काफी है। षड्यंत्र की बात कह के देश को गुमराह करना प्रधानमंत्री जी बंद करें। उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन इलाके में रविवार को ग्लेशियर फटने से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को
भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा तबाही का मंजर साफ तौर पर दिखाई दिया। इस हादसे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दुख जताया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। हमारा संगठन भी, कांग्रेस के लोग भी सहायता में लगे हैं। मैं सबको बधाई देता हूं, पर मुझे इस बात की पीड़ा हुई कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के लोग, जहां ज़्यादातर मजदूर हमारे दबे हुए हैं, या 153 लोग जो मिसिंग डीजी ने कहा है वहाँ के, उनमें ज़्यादातर हमारे लोग हैं। ऐसी स्थिति में काश प्रधानमंत्री जी एक दिन का चुनाव रोक देते। वहाँ उनको मालूम हो गया था वो, पर उनके लिए चुनाव प्रचार कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि अवसर है जब सब लोग मिलकर राहत कार्य में जुटे, प्रार्थना करें ईश्वर से कि हम जो बचे हैं उनको सकुशल बचा लें, वरना तो आज देवभूमि में फिर वो याद ताज़ा हो जाएगी जो नैनीताल में शूटिंग कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, और यहाँ हमारे 39 जवान थे। उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। इस त्रासदी का जायजा लेने उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक घटनास्थल पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कल चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से देवभूमि पर बड़ा प्राकृतिक संकट आया। उच्च अधिकारियों के साथ रैणी गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहा हूं। इसके साथ ही उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी और राज्य सरकार के त्वरित निर्णय और प्रयासों से राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की विश्वस्त सहयोगी रह चुकी वीके शशिकला जेल से रिहा होने और कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद आज बेंगलुरु से चेन्नई पहुंची। सुबह बेंगलुरु से निकलने के बाद दोपहर के बाद चेन्नई पहुंचने का कार्यक्रम पहले से ही प्रस्तावित था। इस दौरान तमिलनाडु की सीमा पर स्थित होसूर में उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद वे सीधे टी नगर स्थित अपने घर गई। वीके शशिकला तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की सबसे करीबी मानी जाती थी। वह उस वक्त से जयललिता की दोस्त रहीं जब पूर्व सीएम एक फिल्म स्टार थी और राजनीति में नई नई आई थी। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको सुल्तानपुर से दिखाते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां पर 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च पूरा होने पर यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में इसका उद्घाटन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए पूर्वांचल के गाजीपुर और आजमगढ़ समेत संबंधित जिलों के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आमजन से संवाद भी करेंगे। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को ग्लेशियर के टूटने से बड़ा हादसा हो गया। अब तक राहत और बचाव कार्य के दौरान चमोली जिला पुलिस ने कई शव मिलने की पुष्टि की। बताया जा रहा है कि अभी भी 125 से ज्यादा लोग लापता हैं। रात में भी बचाव कार्य जारी रहा। नुकसान का आंकलन जारी है। सुबह तड़के 4 बजे से एक बार फिर से बचाव कार्य शुरू किया गया। सुरंगों के पास से मलबा हटाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसमें काफी लोग फंसे हैं। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। राज्य सरकार 4 और केंद्र सरकार 2 लाख रुपए की सहयोग राशि देगी। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत बचाव कार्य कर रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें। श्री उमेश कुमार अवस्थी जी, मंडलायुक्त अयोध्या, जिलाधिकारी और इस क्षेत्र के पुलिस के हमारे अधिकारीगण, सुल्तानपुर जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्य को 2018 में प्रारंभ की। इसके पीछे का उद्देश्य स्पष्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके व्यापक औद्योगिकीकरण की दिशा में पूर्वी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाकर यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाना। और यह हम सब के सामने स्पष्ट है कि विगत 1 वर्ष से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना महामारी के बावजूद जिस तत्परता के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य को आज संपन्नता की ओर बढ़ाया जा रहा है, वह देश के अंदर और दुनिया के अंदर भी अपने आप में एक उदाहरण बनता जा रहा है। हम जिस स्थान पर हैं, ये एक एयरस्ट्रिप भी बन रही है। यानी यहां पे बड़े से बड़े विमान को इस स्थान पर उतारा जा सकता है। अगर कभी इमरजेंसी में हमें कोई विमान उतारना हो तो इस स्थान पर आराम से उसको उतार करके लोगों को सुविधा का लाभ दिया जा सकता है। और सुल्तानपुर वासियों को इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि यह सुविधा सुल्तानपुर जनपद को प्राप्त हुई है। एक्सप्रेसवे हमारा प्रयास है कि हर हाल में 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में यह एक्सप्रेसवे बने और एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण हो, ये सरकार की अपेक्षा है और हम लोग इस कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। विकास में हम सबका एक सकारात्मक योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये विकास ही हमारे जीवन में खुशहाली ला सकता है। हमें समृद्धि और खुशहाली का मार्ग विकास के माध्यम से ही देखने को मिल सकता है। ये केवल एक एक्सप्रेसवे नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का बैकबोन यानी उसकी रीढ़ बनने जा रहा है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। ये व्यापक संभावनाओं का एक क्षेत्र बनेगा। औद्योगिक निवेश होगा और ये औद्योगिक निवेश भविष्य में
इस पूरे क्षेत्र के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। हमारा नौजवान देश और दुनिया के अंदर पलायन करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का उपयोग हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक नए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में यहां का नौजवान यहीं से अपना योगदान दे, इस विश्वास के साथ ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य अंतिम चरणों की ओर अग्रसर है। और इसी का निरीक्षण करने के लिए मैं आज आपके जनपद में आया हूं। आप सभी भारी मात्रा में यहां पर उपस्थित हुए। मैं इसके लिए इन सभी कार्यों की प्रति रुचि रखने के लिए अपने विधायकगण श्री सूर्यभान सिंह जी, श्री सीताराम वर्मा जी, संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर राम आशीष वर्मा जी और आप सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको हृदय से मैं इसके लिए बधाई भी देता हूं कि कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास के प्रति जो एक रचनात्मक माहौल आप सबने बनाया है, ये निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम की गाड़ियों से अब पेट्रोल और डीजल चोरी नहीं होगा। निगम सभी सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल टैंक पर चिप लगवा रहा है। इस चिप का सर्वर सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर पर जोड़ा गया है। किस गाड़ी में कितना पेट्रोल डीजल डला और कितना किलोमीटर चलने पर गाड़ी से यह खर्च हुआ, इसकी पूरी जानकारी अब सर्वर पर रहेगी। निगम के पास मौजूद 500 वाहनों में से 460 गाड़ियों में सेंसर लगाया जा चुका है। आपको बता दें, पिछले साल जुलाई में बागवानी विभाग में एक कर्मचारी गोदाम से निजी गाड़ी में तेल डालते हुए पकड़ा गया था। किसने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित व्यक्ति को निलंबित कर दिया गया। उधर मुंबई में गिरगांव इलाके में कुछ लोग बीएमसी के फर्जी अधिकारी बनकर पेड़ काटने पहुंच गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पहले उनसे बातचीत की। बातचीत में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर स्थानीय लोगों ने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को ट्वीट किया और जानकारी दी। बुधवार को खुद आदित्य ठाकरे इस स्पॉट पर गए, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और जॉइंट सीपी की टीम ने पहले मनपा से इसकी जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने जांच को शुरू किया तो पता चला कि 5 ऐसे लोग हैं जो कि माहिम में रहते हैं। उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इन 5 आरोपियों के खिलाफ मलबार हिल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। वहीं पंजाब के मोगा में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक पुलिस पर सरेआम 2 बच्चों को बड़ी बेरहमी के साथ मारने के आरोप लगे। पीड़ित दोनों बच्चों ने बताया कि वो अपने दोस्त को छोड़कर वापस आ रहे थे तो श्यामलाल चौक में खड़े पुलिसकर्मी ने उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया और उनसे मारपीट की। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें छुड़वाया तो वहीं पीड़ित बच्चे के पिता ने कहा कि जब वो मौके पर पहुंचे तो उनके बच्चे घबराए हुए थे। डीएसपी बरजिंदर सिंह ने बताया कि वो जांच में जुटे हैं। सीसीटीवी देखकर मामले की जांच की जाएगी। पुलिसकर्मी का मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है। दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हम ना आ रहे थे, मेरे फ्रेंड को छोड़ने जा रहे थे तो वहाँ पे ना वो चलान काटने के लिए हमें पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा साइड में, जब हम साइड में जा रहे थे उन्होंने शायद ड्रिंक की हुई तो कुछ पता नहीं, उन्होंने क्या किया ना रेस पकड़ी और एकदम रेस दे दी और ब्रेक लगा दी। वो हमारा बैलेंस बिगड़ गया, बहुत जोर गिरी नीचे। जब हम खड़े हुए तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मेरे पास कोई मिसबिहेव आपने तो नहीं किया वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं किया, हम चुपचाप थे। मैंने कम से कम 50 बार सॉरी कहा उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सीधा मारती रहे। कितने जने थे आप? हम 2 थे, हम दोनों को मारा। आप दोनों थे, ठीक है। ਕਿ ਥਾਪਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਐਸਆਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਤੱਥ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ।
उत्तर प्रदेश के जालौर में एक महिला को उसके ससुराल जनों ने दहेज की अतिरिक्त मांग के चलते घर से बाहर निकाल दिया। मामला जालौर के कौंच सर्किल थाना कैलिया के ग्राम कृष्णपुरा का है, जहां पर दहेज उत्पीड़न को लेकर महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने बताया कि उसके ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज के रूप में 5 लाख रुपए नहीं लाने पर उसे भूखा प्यासा रखकर गाली गलौज और मारपीट कर उसका उत्पीड़न करने लगे। तकरीबन 10 माह पूर्व ससुराल जनों ने पिता की शादी में दिए गए सारे जेवर छीनकर उसे घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद से पीड़िता मजबूरन अपने चाचा के घर में रहने को मजबूर है। पद्मा ने उक्त मामले को लेकर ससुराल जनों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई करने की मांग की। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है? क्या समस्या है जो पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया? और इसी के साथ ही खबर दोपहर में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।